सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर 17 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज तारीख कितनी हो गई 9 और आज टॉपिक का नाम आपको देख के पता तो लग ही रहा होगा मैं क्या करवाने वाला हूँ। तो आज हम करेंगे मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट और अगर मेंडल मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर की शुरुआत हो पाई तो ठीक है, नहीं तो वरना आज हम मॉर्गन एक्सपेरिमेंट तो करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट को कोर्स में बदल दिया है, मतलब जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा था उसको मैंने कोर्स में कर दिया है। तो आप देखेंगे जैसे कि 11th क्लास के बच्चों के लिए बता देता हूँ। जैसे 11th क्लास में मैंने सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया था तो उसमें वो 8 घंटे का है, 8 या 6 घंटे के आसपास का है ना। तो 8 या 7 घंटे का आप देख लेना जो भी है ना। तो 8 घंटे का अगर 1 घंटे का भी आप रोजाना देखेंगे कोर्स को, है ना, मतलब वो कोर्स फिर अरे भाई प्लेलिस्ट को ही मैंने कोर्स मतलब एक पूरा कोर्स में बदल दिया है जिसमें वो सब बिल्कुल अरे बिल्कुल यूट्यूब पे ये भाई वो यूट्यूब पे ये बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, कभी उसे वो मत समझ लेना फ्री है। वो प्लेलिस्ट को बस कोर्स में बदल दिया ताकि आप जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे प्लेलिस्ट को तो आपको एक खुशी मिलेगी कि हमने एक टारगेट पूरा करा है ना। और उसमें मीटर बना रहेगा कि आपने इतना कंप्लीट कर लिया इतना नहीं कर लिया है। तो वो बस एक नया सिस्टम है यूट्यूब के अंदर, तो उसको मैंने यूज़ कर दिया ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको एक मोटिवेशन मिलती रहेगी, क्योंकि यही एक असली मोटिवेशन होता है ना। वो वाला मोटिवेशन नहीं जो एक दिन मोटिवेशन आग पैदा कर देता है और अगले ही दिन वो ठंडा भी कर देता है। तो रियल मोटिवेशन यही है कि जब आप छोटे छोटा अपना टारगेट पूरा करते रहेंगे तो आपको उसको देख के और पूरा खत्म करने का मन करेगा, है ना। तो मैंने उसको कोर्स में प्लेलिस्ट की तरह ये बस उसको कोर्स में कर दिया है जिससे वो लगेगा कि आपको लेक्चर उसमें घंटे बता रखे हैं कि कितने घंटे का पूरा टोटल ये जो प्लेलिस्ट है वो कितने घंटे की है ना। तो आप उस हिसाब से अगर 1 घंटे का भी रोजाना करेंगे, 1 घंटे में आप 2 लेक्चर तो देख ही लेंगे, है ना। तो 2 लेक्चर भी अगर आप एक दिन में कर रहे हैं तो मात्र 8 दिन के अंदर आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म कर लेंगे। तो ये यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं, उसमें सब कुछ है ना। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आप 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, यानी 6 डेज में आप पूरा उसे कंप्लीट कर पाएंगे। और अभी ये जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, ये कुल मिला के अभी 8 घंटे का बैठा है। अगर 2-4 लेक्चर और लगे तो 10-12 घंटे का बैठ जाएगा, मतलब 10-12 दिन के अंदर अंदर जो भी बच्चा पढ़ना चाहेगा वो 10-12 दिन के अंदर लगातार भी देखेगा रोजाना 1-2 लेक्चर, तो 10-12 दिन के अंदर वो खत्म कर देगा। क्योंकि अगर 1 घंटे का एक लेक्चर नहीं है, क्योंकि आधे घंटे का है एक लेक्चर, है ना, तो 2 लेक्चर देखेगा तो 1 घंटे का एक लेक्चर हो जाएगा, तो 12 दिन में खत्म कर देगा, डेफिनेटली खत्म कर देगा मित्र। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना आज का टॉपिक जिसका नाम है मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, है ना। तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, आइए आइए देख लेते हैं 1 मिनट, आइए चलिए चलिए चलिए। तो ब्लू मार्कर की हमने इंक खरीद ली है, तभी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ब्लू मार्कर से। तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, तो देखिए मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किसने दिया, नाम से समझ में आ रहा है। मुर्गा नहीं, मुर्गा नहीं, मॉर्गन। कौन? मॉर्गन। कौन? मॉर्गन। अच्छा, तो इनका पूरा नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस ए थॉर तो नहीं था, थॉर ए थॉर रे थॉर थॉर नहीं था दोस्तों, इसका नाम था थॉमस हंट, पूरा नाम था देखो थॉमस हंट मॉर्गन। देख रहे हो, हंट मतलब शिकारी, हाँ हाँ हंटर। तो थॉमस हंट मॉर्गन पूरा नाम है इनका, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं टीएच मॉर्गन, है ना। इनको जाना जाता था फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। अच्छा, जैसे पीटर पार्कर को लोग जानते हैं स्पाइडरमैन के नाम से, वैसे ही इनको भी जाना जाता था फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। ओह माय गॉड, देख रहे हो आइडेंटिटी रिवील नहीं करते थे ये अपनी, इनको लोग जानते थे फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से, बट ये नहीं जानते थे कि फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स ही टीएच मॉर्गन है और टीएच मॉर्गन ही फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स है। जैसे पीटरमैन ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, सॉरी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वैसे कोई नहीं पहचान पाता था इन्हें। ठीक है दोस्तों, तो थॉमस हंट यानी टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन यानी टीएच मॉर्गन को हम जानते थे फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने किस पे रिसर्च करी आगे बताऊंगा, अभी नहीं, क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स होता है। तो आइए इसके आगे का पॉइंट हम लिख लेते हैं, वैसे मैं आपको ये पढ़ देता हूं। थॉमस हंट टीएच मॉर्गन वाज नेम्ड फ्लाईमैन, आगे का नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैं उसे मिटा के लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है नीचे। तो थॉमस हंट जिसे जाना जाता था, थॉमस हंट मॉर्गन को वाज नेम्ड ऑफ
फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स मतलब, फ्लाईमैन मतलब उड़ने वाला आदमी, वो भी कौन, जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स का। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसी के आगे की थ्योरी और उसको समझेंगे भी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों उसी के आगे से कंटिन्यू करके आपको भी लिखना है अपनी नोट्स कॉपी में कि हम टीएच मॉर्गन को किस नाम से जानते थे, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। तो फ्लाईमैन के बाद से लिखना है फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स एज ही वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई। भैया इन्हें फ्लाईमैन क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इन्होंने काम किया था फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, ये फ्रूट माने तो होता है भैया फल, और फ्लाई, फल वाला फ्लाई कौन सा होता है ये कौन सा फल कौन सा फल वाली मक्खी है ये फल मक्खी तो हमने ना सुनी। फल वाला कौन सा जीव है ये उड़ने वाला? दोस्तों ये फल वाला कोई जीव नहीं है उड़ने वाला, इसका नाम इंग्लिश में रखा गया है फ्रूट फ्लाई, कॉमन नेम है, वरना साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नाम तो सुना ही होगा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। लेक्चर नंबर 12 मैंने बताया था जब मैं क्रॉस ए पढ़ा रहा था कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वही मक्खी जो आपके घरों में फिरती है, जो गंदगी पे बैठती है, जो सड़े गले खानों पे बैठती है और गंदी चीज़ों पे बैठती है, क्योंकि जो मधुमक्खी होती है वो तो फूलों का रस चूसती है, बट ये वो वाली मक्खी नहीं है। ये वो वाली मक्खी है जिसकी आंखें लाल लाल होती हैं। ये वही मक्खी है जो गंदी जगहों पे बैठती है और खाने को भी गंदा कर देती है। तो ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। अब ना मॉर्गन जी ने ना इसका भैया प्रूफ दिया। देखो सट्टन एंड बोवरी ने क्या करा था, जो वॉल्टर सटन थे एंड थियोडोर बोवरी थे, उन्होंने पता है क्या करा था, उन्होंने थ्योरी दी थी, इन्होंने प्रूफ करके दिया, प्रूफ, यस प्रूफ। तो इन्होंने प्रूफ करा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके नीचे लिख लेना थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बस इतना लिखना है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्पेलिंग बताओ, थ्योरी की THEORY और फिर ऑफ और फिर उसके बाद लिखना इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये लिखा, ऐसे लिख देना थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये लिखा ना इनहेरिटेंस, अरे चैप्टर का नाम ये है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस नहीं लिख पाओगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि मॉर्गन जी ने ड्रोसोफिला ही क्यों चूज किया। तो ये बहुत ही क्यूरियस वाली बात है, जिस प्रकार से मेंडल जी ने मटर ही क्यों चूज करी, वैसे मॉर्गन जी ने ड्रोसोफिला ही क्यों चूज करा। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मंकी, ये सब क्यों नहीं चूज करे। देखो दोस्तों इंसानों पे रिसर्च करना गैर कानूनी है, तो इसलिए इंसान तो बोल नहीं सकते है ना, तो ह्यूमंस पे रिसर्च करना एक गैर कानूनी माना जाता है ना। तो हम जानवरों का ही नाम लेंगे, तो भैया कुत्ता, बिल्ली, है ना, घोड़ा, हाथी और मतलब हॉर्स, है ना, तो इन पे रिसर्च क्यों नहीं करी सिवाय ड्रोसोफिला के, ड्रोसोफिला पे क्यों करी, इन पे क्यों नहीं करी। तो मैं बनूंगा आज न्यूज़ रिपोर्टर जो कि सवाल पूछूंगा हमारे मॉर्गन जी से, और जवाब भी तो मैं ही दूंगा क्योंकि मॉर्गन जी की कहानी अब मेरी जुबानी। तो आइए शुरू करते हैं। आ जाइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भैया मॉर्गन जी ने क्यों चूज करी ड्रोसोफिला। तो मैं बन जाता हूँ इंटरव्यू रिपोर्टर तो एक हाथ में पकड़ लेता हूँ ये वाला माइक, ये है मॉर्गन जी का माइक, मॉर्गन जी इससे बोलेंगे, मैं इससे सवाल जवाब करूंगा। तो मॉर्गन जी बताइए आपने ड्रोसोफिला को ही क्यों चूज करा। वो एक्चुअली मॉर्गन जी ने जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली आई एम अब देखो अंग्रेजी नहीं बोलूंगा वो एक्चुअली मैंने ड्रोसोफिला का यूज इसलिए किया क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी थी। अगर वहीं मैं हाथी, घोड़ा, मंकी, कुत्ता, बिल्ली ये सब मैं यूज करता तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत बड़ी है, इतने में तो मैं ही निपट लेता, तो फिर रिसर्च कैसे हो पाती। फैंटास्टिक, यस 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 यस। अच्छा मॉर्गन जी, तो आप बताएंगे कि हाथी और हॉर्स यानी घोड़ा पे क्यों आपने रिसर्च नहीं करी। देखो एक तो घोड़े की लाइफ स्पैन ज़्यादा थी और हाथी की भी लाइफ स्पैन ज़्यादा थी, मुझे जनरेशन टू जनरेशन देखना था कि जीन जा रहा है या नहीं, क्योंकि हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रूफ देना था, है ना। तो इसके लिए मुझे 2-3 जनरेशन तो वेट करना ही पड़ता। अब 2-3 जनरेशन अगर मैं हाथी और घोड़े में वेट करता तो शायद मैं निपट लेता और मेरे आगे की जनरेशन भी नहीं कर पाती इस चीज़ की रिसर्च, है ना। तो ऐसे जवाब देते हुए मॉर्गन जी बोले, है ना। तो आइए दोस्तों अब इसका पॉइंट भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं हूं एक रिपोर्टर। तो मॉर्गन जी समझाते हुए बोले कि देखो
जो ड्रोसोफिला होता है वो इट ब्रीड्स वेरी क्विकली, मतलब वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीड्स करते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मीटिंग करते हैं, मतलब इसका सिंपल भाषा में बहुत जल्दी जल्दी वो बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ स्पेन 2 हफ्ते की होती है। जी हाँ दोस्तों, वो 2 हफ्ते में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। यस, तो मॉर्गन जी ने बोला पहली बात तो ड्रोसोफिला की लाइफ स्पेन बहुत छोटी है, जिसके कारण वो 2 हफ्ते में ही सब कुछ कर लेते हैं, यानी उनके 2 हफ्ते में ही वो बड़े भी हो जाते हैं, बुढ़े भी हो जाते हैं, और 2 हफ्ते बाद वो ऊपर भी कट लेते हैं। तो 2 हफ्ते एक बहुत ही आम बात है, इतने में मैं कम से कम 1 महीने के अंदर ही 2-3 जनरेशन पे स्टडी कर पाऊंगा, और ऐसा अगर मैंने साल भर कर लिया तो मैं बहुत सारी जनरेशन पे स्टडी कर लूंगा, ताकि मेरी जो प्रूफ होगी उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ पाएगा, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करेंगे तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत घट जाएंगे, है ना। तो वही मॉर्गन जी करना चाहते थे। अगर वो बड़ा जानवर लेते, जैसे हाथी हो गया या घोड़ा हो गया या मंकी हो गया, तो भाई 100-200 साल, 300-400 साल भी लग जाते कभी कभी, और इतने में तो मॉर्गन जी नहीं रह पाते। और मॉर्गन जी नहीं रह पाते तो एक्सपेरिमेंट क्या खाक होता, तो बस प्रूफ ही नहीं दिया पाता था। तो इसलिए इट ब्रीड्स वेरी क्विकली, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो 2 हफ्ते की होती है, मतलब 12 से 14 दिन में ही ये जी लेते हैं पूरा जिंदगी, है ना। बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बड़े से ही बूढ़े भी हो जाते हैं, और फिर ये निपट भी लेते हैं। तो इसी दौरान ये मेटिंग भी करते हैं, मेटिंग भी करते हैं। मेटिंग मतलब रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना, है ना। तो इसी दौरान ये पूरे 2 हफ्ते के अंदर कर लेते हैं, और फिर इनके आगे की जनरेशन भी वही करती रहती है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, कि उन्होंने क्यों ही, और ड्रोसोफिला के और पॉइंट है ना भाई, यही तो पॉइंट नहीं है कि ये तो चलो एक कारण था, अब दूसरा कारण भी पूछेंगे कि ऐसा ही क्यों करा। तो चलिए देखते हैं आगे दूसरा पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आइए, आपका हमको इंतजार था। तो आइए मैं दोनों माइक उठा लेता हूं। अब अगला प्रश्न किससे, थॉमस एंड मॉर्गन जी से। तो सर जब इनकी लाइफ स्पैन छोटी है तो आपने यही क्यों चुना फिर भी। नहीं, ऐसे तो लाइफ स्पैन तो और भी सारे बहुत सारे जीवों की छोटी है, जैसे चूहे की भी छोटी है, कॉकरोच की भी छोटी है ना। आपने यही क्यों चुना, यही क्यों चुना। अब मॉर्गन जी का जवाब सुनिएगा आप। आपका सवाल तो बहुत अच्छा है, तो मैं आपके सवाल का जवाब तो बेहतरीन ही दूंगा। तो पहले मैं इंग्लिश में दूंगा। They breed throughout the year and produce of hundred of progenies per mating. That's why sampling size increase. मतलब अब हिंदी में सुनिए, मॉर्गन की जुबानी मेरी, मतलब मॉर्गन की कहानी मेरी जुबानी। उन्होंने कहा कि जो ड्रोसोफिला जब वो ब्रीड करते हैं, मतलब मीटिंग करते हैं, यानी रिप्रोडक्शन जब वो करते हैं, तो भाई जब भी वो मीटिंग करेंगे ना, साल में कभी भी जब वो मीटिंग करेंगे, कभी भी थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल में कभी भी जब वो मीटिंग करेंगे, जब भी वो मीटिंग करेंगे, तो वो एक बार की मीटिंग में, मतलब एक बार के रिप्रोडक्शन में ही वो 100 बच्चे पैदा कर देंगे। अब जब इतने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे तो इतनी सारा उनको, मतलब इतनी सारे उस पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा, इतनी सारी रिसर्च करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि 100 ऑफ प्रोजेनी है, मतलब सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं वो क्या एक सैंपल ही है। और जब वो सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा तो दैट्स वाई उनको क्या मिलेगा, उनको रिसर्च करने का मौका मिलेगा, कि ताकि उनसे गलती कम से कम हो पाए। मेंडल जी भी ने तो यही करा था, एक ही एक्सपेरिमेंट को कई कई बार करा, बहुत बार सैंपल साइज बढ़ा दिया था उन्होंने, ताकि गलती कम से कम आए, और कम से कम हो भी जाती है, गलती बहुत कम हो जाती है, मतलब गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, क्योंकि जो भी एरर हो रहे होते हैं, जो एक्सेप्शन हो रहे होते हैं, वो सब उसमें पता लग जाते हैं। तो यही कारण था कि भाई अब देखो कॉकरोच भाई एक बार में इतने सारे बच्चे तो नहीं देगा, चूहा भी नहीं देगा, हद से 5-6 दे देगा, है ना, इतने सारे तो नहीं देगा, 100 बच्चे देता है मेलानोगास्टर। और देखो मेलानोगास्टर को एक तो कैर इजी टू हैंडल है, मतलब इजी टू हैंडल का मतलब उसको हम आसानी से पकड़ के उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। कैसे, अब घोड़े को पकड़ने जाओगे, घोड़ा बिदक गया, लात मार दिया तुम। भाई बिदक गया घोड़ा, तुम नहीं पकड़ने गए, तुम तो साइंटिस्ट हो, है ना, तुमने 4 बंदे भेज दिए कि जाओ घोड़ा पकड़ के लाओ। घोड़े पे रिसर्च करूंगा आज मैं। अब घोड़ा पकड़ने गए तुम लोग, अब 4 बंदे गए, जंगल से घोड़ा पकड़ने गए, पालतू नहीं पकड़ के लाना, जंगली पकड़ के लाना है।
जंगली में डाइवर्सिटी अच्छी मिलेगी, है ना। तो अब तुम गए पकड़ने, अब जैसे ही घोड़ा पकड़ने गए तुम, एक ने एक पैर पकड़ा, दूसरे ने एक पैर पकड़ा और पीछे से पीछे वाला को उसने उधेड़ मारा। इतने में भिदक गया भाई घोड़ा। घोड़े ने, क्योंकि कभी रस्सी तो बांधी नहीं अपने गले में जंगली घोड़े ने। अब घोड़ा भिद गया, उसने 2 लात मारी उन्होंने आके और चारों बंदे मुंह छिता कर आ रहे हैं। वैसे ही हाथी को पकड़ने गए। अब फिर से साइंटिस्ट ने बोलते जंगली हाथी लेकर आना, देखो लेकर आओगे जंगली लेकर आना। अब हाथी मान लो ले भी आए तुम, है ना, हाथी ले भी आए, पहली बात तो हाथी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, आ गया तो तुम्हें मार डालेगा। और हाथी तुम ले भी आए तो उसके खाने का बंदोबस्त कैसे करोगे? मॉर्गन जी ने बोला उसका खाने का बंदोबस्त कैसे करोगे? एक एक बार में वो पूरा केले के कहीं कहीं पेड़ खा जाता है, गन्ने खा जाता है, वो पूरा का पूरा खेत खा जाता है तो उस एक हाथी को इतना सारा चाहिए, प्लस कई सालों तक हमें उसको अपने पास रखना पड़ेगा, तो इतना सारा खाना हम उसको कैसे देंगे, है ना, इतना सारा खाना, फिर उसकी देखभाल कैसे होगी इतने बड़े जानवर की। और घोड़ा भी कम नहीं खाता, उसे भी चाहिए ही चाहिए, है ना। तो उनकी देखभाल करने के लिए भाई इतना वक्त नहीं है ना हमें, इतना टाइम भी नहीं है कि उनके लिए हम 80-80 100-100 साल इंतजार करें कि नहीं। अब जब ये मीटिंग करने के बाद इनके जो बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, फिर उन पर हम रिसर्च करते रहेंगे ऐसे कर करके। तो भाई वो तो हो लिया फिर तो काम। इसलिए देखो ड्रोसोफिला में क्या होता है, 2 हफ्ते की लाइफ स्पैन होती है, 1 हफ्ते में शायद ये बड़े भी हो जाते होंगे, फिर ये मेटिंग करते होंगे। और ये कभी भी जब भी ये मेटिंग करेंगे तो एक मीटिंग पे ही ये 100 बच्चे देंगे, एक मीटिंग पे 100 बच्चे। अब जब ये 100 बच्चे देंगे तो इनका सैंपल साइज बढ़ जाएगा, मतलब इतने सारे बच्चों में हमें रिसर्च करने में आसानी होगी। तो भाई सैंपल साइज इंक्रीज हो गया तो अब रिसर्च हो पाएगी आसानी से और गलतियां कम से कम होंगी, और फिर हम अपना थ्योरी लिख पाएंगे, अपना प्रूफ दे पाएंगे लोगों तक। और फिर इसी कारण से जो है ड्रोसोफिला को मैंने चुना, मतलब मॉर्गन जी ने चुना, मैं तो मॉर्गन बन के बोल रहा हूँ ना, ये रहा माइक मॉर्गन वाला। तो इसी कारण से मैंने ड्रोसोफिला को चुना। सेकंड पॉइंट का जवाब आपका बहुत अच्छा था। और फिर वहीं रिपोर्टर पूछता है ठीक है सर, ये भी जवाब आपका बिल्कुल वैलिड होता है। अब हम पूछेंगे आपसे तीसरा सवाल, पर तीसरा सवाल सुनने से पहले जिस किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लो ताकि ऐसे ही लेक्चर बेहतरीन आपको और भी मिलते रहे। तो दोस्तों तीसरा सवाल सुनने से पहले चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि उसका पॉइंट तो लिख लें तभी तो पूछेंगे, जवाब भी तो तभी देंगे। आइए दोस्तों, आ जाइए दोस्तों, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ गया मैं आ गया, आ गया वो आ गया, सबके दिल पे छा गया। तो दोस्तों देखिए फ्रूट फ्लाई में अब देखो तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट क्या है कि उन्होंने ड्रोसोफिला क्यों चूज करी, क्योंकि फ्रूट फ्लाई शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फ्रूट फ्लाई में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था, मतलब डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, जिसको हम इजीली डिस्टिंग्विजिबल कर सकते हैं, मतलब आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल मक्खी है, ये मेल मक्खी है। अच्छा, ये मेल मक्खी, ये फीमेल मक्खी, ये मेल मक्खी, ये फीमेल मक्खी, इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो मेल और फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विजिबल। DISTINGUISHABLE, ठीक है दोस्तों, तो ये स्पेलिंग है DISTINGUISHABLE, डिस्टिंग्विजिबल, ठीक है, डिस्टिंग्विजिबल। ओके ओके ओके। तो ये जो फ्रूट फ्लाई है इसको क्या करता है, ये शो करता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है ना। मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विजिबल, मतलब कि मेल और फीमेल फ्लाइज को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये मेल फ्लाई है, ये फीमेल फ्लाई है। अब ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि वो पहचानने के तरीके क्या है, नहीं, हमें जानने भी नहीं है, बस इतना पॉइंट लिख देना, नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे पॉइंट की तरफ कि क्या था चौथा राज इनका ड्रोसोफिला चूज करने का। तो आइए देखते हैं वो राज भी। आइए दोस्तों हम अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। आइए दोस्तों, इट हैज़ मैनी हेरिडिटी वेरिएशन, मतलब इसमें बहुत सारे हेरिडिटी वेरिएशन दिखते हैं। हेरिडिटरी देखो, हेरिडिटरी वेरिएशन, तो इसमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन दिखते हैं। दैट कैन बी सीन विथ, जिसे हम देख सकते हैं किसमें, लो पावर माइक्रोस्कोप में। किसमें देख सकते हैं, लो पावर माइक्रोस्कोप में। दैट कैन सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप, जैसे डिफरेंट आई कलर, है ना,
बॉडी का कलर, विंग्स का साइज, ये सब हम वेरिएशन हम इसमें देखते हैं। जैसे कि मॉर्गन जी ने देखा भी, इट हैज़ मैनी हेरिडिटरी वेरिएशन जो उन्हें दिखे दैट कैन सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। आई कलर, भैया आई कलर होता है ड्रोसोफिला का, है ना। और बॉडी कलर है ना, येलो बॉडी, रेड आई, है ना, ब्राउन बॉडी, सॉरी येलो बॉडी, वाइट आई और ब्राउन बॉडी, रेड आई, ये सब वेरिएशंस अलग अलग दिखे थे उसमें। तो आइए उसके आगे लिख लेते हैं। अभी ये पॉइंट खत्म नहीं होता, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं आगे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। आइए दोस्तों, हम इसी के आगे से आपको कंटिन्यू करके लिखना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम इसे किस में देख सकते हैं, जो हम वेरिएशन, हेरिडिटरी वेरिएशन जो भी थे, है ना, उसे हम देख सकते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप लाइक डिफरेंट आई कलर, साइज ऑफ विंग्स, है ना, और बॉडी का भी कलर, है ना। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्या गुरुजी बस इतना ही? यस दोस्तों, इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये आज कल से हम जेनेटिक डिसऑर्डर फ्रेश स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर उसे मैं अभी शुरू कर दूंगा तो बीच में छोड़ूंगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर, है ना। तो मैं उसे कल ही शुरू करूंगा, ताकि एक अच्छी जगह फिनिशिंग पॉइंट पे ख़त्म रोकूं, और देन फिर उसके आगे से कंटिन्यू पार्ट चलते चले जाएंगे, है ना। तो ठीक है दोस्तों, जेनेटिक डिसऑर्डर हम कल ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचाए। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन चैनल में लिंक है, उसको जाके क्लिक करें और ज्वाइन कर लें। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।